ओके, सो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। और फिलहाल हम लोग ये न्यूमेरिकल सेशन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। थ्योरी आपको ऑलरेडी पता है, बट जो हमारे पास नेट गेट और टिफर जैसे एग्जाम्स हैं उनके रिगार्डिंग जो PYQ हैं वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो फिलहाल सब्जेक्ट होने वाला न्यूक्लियर फिजिक्स, बट यहाँ पर ऑब्वियसली टॉपिक वाइज हम लोग चीज़ें करेंगे। सो टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा बेसिक न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज़। मतलब इसके हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे इन शॉर्ट, और साथ साथ इसके रिगार्डिंग जो हमारे पास नेट का हो गया, ठीक है, इसके बाद गेट के हो गए, इसके बाद जेस्ट और टेफर, मतलब इनके मतलब चारों कैटेगरी के हम लोग यहाँ पे PYQ भी कवर करेंगे। जिससे क्या होगा कि हमको एक आइडिया लग जाएगा कि PYQ मतलब किस तरीके के आते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, और साथ ही साथ कौन सी चीज़ें ऐसी याद रखने वाली हैं जो हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आएंगी। सो यही सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अगर लगे आपको कि ये बेनिफिशियल है देन यू कैन लाइक, और अगर समझ में आती हैं चीज़ें तो आप लोग शेयर कर सकते हो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सीट, हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगी, मतलब जल्दी में, मतलब विद इन 2 मिनट, ताकि हमको पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला कब कहाँ यूज करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर्टी वाइज थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आपको याद है ऑलरेडी बट रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो ये हम लोग बात करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो जो जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ना उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। सो इसमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। पहली है हमारे पास ये जो डिके प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ रिएक्शन, जैसे अल्फा डिके। तो अल्फा डिके में कौन सी क्या चीज़ें बदलती है वो पता होना चाहिए। तो आपको पता है पेरेंट न्यूक्लियस जब डॉटर में बदलता है तो आपके पास जेड जो है वो 2 यूनिट से कम हो जाता है, और आपके पास जो मास नंबर है 4 यूनिट से कम हो जाता है, और आपके पास क्या निकलता है, एक अल्फा पार्टिकल जो होता है एक न्यूक्लियस हीलियम का। ये आपके पास रिएक्शन मालूम होने चाहिए। इसी प्रकार बीटा प्लस माइनस वाले और गामा डिके, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शन हमको पता होने चाहिए जब हम लोग बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद ये आपके पास डेफिनेशन पता है, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोमर्स। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं कि अगर हमको ये सीट कंप्लीट करनी है और इसके रिगार्डिंग जो PYQ आए हैं, अगर उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि आपको याद रखना क्या कि जो आपका न्यूक्लियर साइज है वो डिपेंड करता है रेडियस में, और न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है। तीसरी चीज़ ये है कि जब कभी भी न्यूक्लियर रेडियस की बात करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, और जब कभी भी क्वेश्चन में हमारे पास R नॉट गिवन नहीं होगा तो हम लोग ये 1.2 फर्मी फर्मी ये यूज करेंगे। क्लियर है ये चीज़। सो बेसिकली ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं तो स्फेरिकल शेप में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो उस केस में हमारा जो वॉल्यूम है वो हमारे मास नंबर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगली चीज़ जो याद रखनी है वो रखनी है मास ऑफ द न्यूक्लियस, और छोटे छोटे पार्टिकल जो आपके इंक्लूडेड है। तो उसके रिगार्डिंग आपके पास ये यूनिट आपको पता होना चाहिए कि 1 AMU इक्वल टू होता है इतने किलोग्राम। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमने एनर्जी मतलब पता करनी है कि 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि अब हमारे पास अगर मास है 1 AMU है तो आपके पास एनर्जी कितनी होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको तब यूज करना जब मान के चलो कभी ना गिवन हो क्वेश्चन में, तब की बात है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए AMU में और किलोग्राम में। इसी प्रकार मास ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए किलोग्राम में एंड AMU में। सिमिलरली फॉर द न्यूट्रॉन, ठीक है। इतनी चीज़ हमको सारी चीज़ें पता हैं। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है फॉर दिस पर्टिकुलर PYQs, तो आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है आपका, सिंपल सी वो एनर्जी जो न्यूक्लियॉन्स को कह सकते हो ब्रेक करे, है ना। मतलब न्यूक्लियस को अपने कॉन्स्टिट्यूटिव अपने न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स में आपका ब्रेक करे, उतनी एनर्जी अगर हमको चाहिए तो वो एनर्जी वो होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी। और फॉर्मूला देखूँ तो मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई C²। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला सिंपल सा ये है, किसी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और उसका मास नंबर क्या है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का मास हो गया, ये आपके मासेस किस में रखने हैं, AMU में। और इसी प्रकार जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली MC² होता है। तो AMU में पता है, आप 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी किस में आ जाएगी आपकी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगली जो चीज़ याद रखनी है वो आपके पास ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अगर गिवन है, मतलब AMU में वैल्यू गिवन है इसकी, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे बाइंडिंग एनर्जी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो आपके पास इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो यूज होगा वो होगा आपका फॉर्म फैक्टर के बारे में। तो फॉर्म फैक्टर को मैथमेटिकली हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जहाँ पर आपको क्यू दिख रहा होगा, क्यू आपका क्या है, मोमेंटम ट्रांसफ़र। जो आपका इंसिडेंट और कह सकते हो कि
इनकमिंग और आउटगोइंग के रिगार्डिंग मोमेंटम ट्रांसफ़र कितना हुआ था, ये आपके पास ये फार्मूला पता होना चाहिए। लेकिन जो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो आपके पास ये और आपके पास ये दो चीज़ें आपके पास पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको अगर मान के चलो कि एवरेज वैल्यू निकालना हो किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर का, तो हम लोग ये चीज़ हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में, मास डेंसिटी। ठीक है, सो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और चार्ज डेंसिटी गिवन होगी आपके पास। और अगर आर स्क्वायर को निकालना हो मीन, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं यूज। क्लियर है ये चीज़ें, ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट में आपको कुछ यूजफुल कांस्टेंट मालूम होना चाहिए जिनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ पता होती है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो पहला है आपका एच क्रॉस सी का आपको वैल्यू पता होना चाहिए कितनी होती है, 197.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी। अगर एच सी की बात करें सिर्फ, तो ऑब्वियसली इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1239। ओके, और आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी में इसकी वैल्यू होती है 1.44। क्लियर है। बाई चांस कभी आपसे पूछ ले कि इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बताओ, तो उसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इन ई एस यू यूनिट, तो इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी। ये कब है, जब ई एस यू या कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछ लिया जाए तो। इतनी बात क्लियर है। अगला जो कॉन्सेप्ट यूज होगा इस पर्टिकुलर पी वाई क्यू सीट में, वो होगा हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, जनरल फॉर्म हम लोग यही यूज करते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर वेवलेंथ पूछ लिया जाए तो हमारे पास ये लिखते हैं, तो मोमेंटम हमारा ये आ जाता है। गॉट इट। तो जब कभी भी हम लोग सर्टेन वैल्यू की बात करें, अगर मोमेंटम सर्टेन है, में निश्चित है, तो हमारे पास पता है इनमें अनसर्टेनिटी जीरो होती है, और कह सकते हो कि आपके पास पोजीशन में इन्फिनिटी होता है। ये आपका सिंपल सा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब इन डिटेल। सिंपल सा आपको याद करना है क्या, कि जब कभी भी आपके पास ये अनसर्टेनिटी दी जाए तो आपके पास कब एच क्रॉस बाई 2 लगाना है, कब एच क्रॉस लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये कब है, जब आपका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन अगर गॉसियन है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एच क्रॉस बाई 2 लगाओगे, मतलब मिनिमम आप लोग अनसर्टेनिटी रखोगे। अगर मान के चलो वेव फंक्शन आपका गॉसियन नहीं है, तो आप लोग ये फॉर्म यूज करोगे फॉर दी न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, सो अगर इतना याद है तो आप लोग इनकी यूज़ से ये भी बता सकते हो कि मोमेंटम की डिपेंडेंस मास नंबर में किस तरीके से आती है। इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता सकते हो, नॉट अ बिग डील, वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। सो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए थी। साथ साथ एक चीज़ और है, जब हम लोग कह सकते हो कि युकावा थ्योरी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक्सचेंज पार्टिकल की बात आती है। ठीक है, सो उस पर्टिकुलर एक्सचेंज पार्टिकल के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली याद रखनी है टाइम पीरियड या फिर टाइम। तो टाइम होता है रेंज बाई सी, और रेंज क्या है, रेंज मैं बता दे रहा हूँ कि आपका जो कह सकते हो एक्सचेंज पार्टिकल कितना रेंज तक काम करेगा, या उसकी रेंज कितनी होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। नॉट अ बिग डील, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसमें आप लोग ई की वैल्यू डालोगे और आप लोग टाइम की वैल्यू डालोगे, तो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा एच क्रॉस सी बाई एम सी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। सो यहाँ से एक रिजल्ट भी निकल के आ जाता है। तो रेंज जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सचेंज ऑफ, मतलब मास इसका एक्सचेंज ऑफ, मतलब एक्सचेंज पार्टिकल का मास यहाँ पे आता है। इतनी बात क्लियर है। अगली चीज़ याद रखनी है, मतलब ऑब्वियसली अगर याद रहे तो ठीक है, कि आपका जो इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट तो हम लोग पढ़ते हैं, बट न्यूक्लियस का अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ लिया जाए तो इतना कितना होता है, जीरो होता है। वो क्यों होता है हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। क्लियर है इतनी चीज़। तो हम लोगों ने 10 मिनट में ये चीज़ हमने पता कर ली कि हमको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर है। सो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर दी न्यूमेरिकल पोर्शन 1 बाई 1, और हर एक सेक्शन में देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे डील करना है। क्लियर है इतनी चीज़। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी नेट पी वाई क्यू। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इसके रिगार्डिंग आए थे, और तो वो टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा यही था। इसके पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि कौन सी प्रॉपर्टी हमको याद रखनी जरूरी है फॉर दी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सीट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़ सकते हो कि इसमें बोला गया था कि आपके पास एक कॉपर का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसकी रेडियस आपके क्वेश्चन में गिवन थी। तो बोला गया था पार्ट ए में कि आपको रेडियस बतानी है मैग्नीशियम न्यूक्लियस की, और इसकी हेल्प से। क्लियर है। सो मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी रेडियस आपसे पूछ लिया जाता है, आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है आर नॉट ए की पावर 1/3, है ना, यही होता है ना। और ये चीज़ मेरे को पता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन उसने बोला था कि आप लोग इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके फाइंड आउट करना है मैग्नीशियम की रेडियस। कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस, जो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला था वो हम लोगों ने ये देखा था। गॉट इट। इसके हमको निकालनी है, तो मैंने क्या किया कि मान लिया कि इसकी रेडियस हमारी कितनी है, R2 है। फॉर्मूला वाइज देखूँ तो मेरे पास R2 का एक्सप्रेशन ये आएगा, और अगर मैं R1 की बात करूँ तो ये आएगा। क्वेश्चन में R1 गिवन था इतना।
ठीक है, तो R2 की वैल्यू पता करनी है तो मैं क्या करता हूँ, R2/R1 कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो कांस्टेंट है वो दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप लोग डिवाइड करोगे। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा या फिर रेशियो आएगा वो आ जाएगा कितना, A2/A1 की पावर 1/3। अब A1 और A2 की वैल्यू पता है क्योंकि A1 की वैल्यू कितनी है, इसका मास नंबर 64 और इसका मास नंबर है 27। वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 3/4। तो इन दोनों के रेशियो का मतलब इन दोनों के रेडियस का जो रेशियो वो 3/4 है। अब यहाँ से R2 की वैल्यू पुट करनी है तो R1 को मैं दूसरे साइड ले जाता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है। और फाइनली जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आंसर आ जाता है कितना, 3.6 इंटू 10⁻⁻13। क्लियर ये चीज़। और यही आई थिंक ऑप्शन जो है हमारा सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी पार्ट। जून 2011 में आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बोला गया था कि आपको बतानी है ERMS वैल्यू किसकी, एनर्जी की, किसके लिए, न्यूक्लियॉन के लिए। और अगर मान के चलो उसका एटॉमिक नंबर ए है और वो ग्राउंड स्टेट में है तो किस तरीके से वो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है उसकी RMS वैल्यू मास नंबर पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, ये चीज़ आपको बतानी थी। सो ऑब्वियसली वही रिलेशन है जो हम लोगों ने अभी तक यूज किए हैं। सो नॉट अ बिग डील। देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन के। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको ये चीज़ पूछी थी। सो मेरे को इतना पता है, जब हम लोग यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि किस तरीके से मोमेंटम, पोजीशन, एनर्जी किस तरीके से डिपेंडेंट होती है। ये हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन की। ओके, सो मेरे को पता है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है, मैंने बताया था कि आपको कहाँ पे H×2 लेना और कहाँ पे H× लेना। ठीक है, तो मैंने इसके कंपेयर में मतलब कंपेरेबल वैल्यू यूज कर ली H×। तो मेरे को पता है कि किसी न्यूक्लियॉन के लिए जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो सकती है पोजीशन में वो रेडियस या कह सकते हो डायमीटर हो सकती है ना, डायमीटर हो सकती है। तो यहाँ पे 2R भी कर सकते हो बट मैं यहाँ पे रेडियस लेके चलता हूँ क्योंकि मेरे को डिपेंडेंसी देखनी है। ओके, सुना इतना अगर मेरे को पता है तो मैं आगे भी प्रोसीड कर सकता हूँ। सो ये मेरी बात हो गई है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। ना अगर मैं मोमेंटम की निकालना चाहता हूँ तो पोजीशन वाले को थोड़ा डिनोमीटर में ले जाऊँगा तो H×R लिख दिया। और अगर मेरे को एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ कितना, P²/2 है। तो ये एनर्जी होगी हमारी। तो एनर्जी जो डिपेंडेंसी आएगी या फिर कह सकते हो जो प्रोपोर्शनलिटी आएगी वो आपकी 1/R² पे आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कह सकते हो कि जो मोमेंटम है वो कितना है, 1/R पे प्रोपोर्शनल है। तो P² हमारा 1/R² पे हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो एनर्जी है वो 1/R² पे डिपेंडेंट है। और जब मैं R² को एक्सपेंड करता हूँ इन टर्म्स ऑफ मास नंबर तो मेरे को पता है R= कितना होता है, R0 A⁻1/3। और इसका जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फैक्टर आ जाता है 2/3 का। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A⁻2/3। और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो मेरे पास जो प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है वो आ जाती है किस पे, A⁻−2/3 पे। सो जब मैं इसके ऑप्शन चेक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से जो ऑप्शन निकल के आता है वो निकल के आता है ऑप्शन D। क्लियर है इतनी चीज़। सो इस तरीके से क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाता है और मैंने सीख लिया कि मेरे पास अगर रेडियस गिवन है तो मैं दूसरे न्यूक्लियस की रेडियस कैसे निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को कभी मोमेंटम, एनर्जी की डिपेंडेंसी पहुंचे तो मैं किस तरीके से उसको रिलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। क्लियर है इतनी चीज़। सो नाउ वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे एक फंडामेंटल कह सकते हो रिजल्ट है और ये रिजल्ट कैसे आता है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको बताना है कि इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी न्यूक्लियस का कितना होता है। ओके, सो इसमें बोला गया था कि ये इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, जीरो होता है, फिर इंक्रीज करता है विथ A एंड Z। ओके, सो ये चीज़ उसने पूछी थी। सो अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग 0 पुट कर दोगे। बट ये आता कहाँ से वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट टर्म। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। सो जब हम लोग यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो मेरे को पता है जो डाइपोल मोमेंट है किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, अंदर न्यूक्लियॉन्स है, आपके पास न्यूक्लियस का चार्ज है आपके पास। ओके, सो अगर किसी चार्ज पार्टिकल का आपको डाइपोल मोमेंट लिखना होता है तो इसके लिए हमको पास दो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, एक होता है चार्ज और एक होता है उनके बीच का सेपरेशन। क्लियर है ये चीज़। या फिर उसकी पोजीशन। ये हम लोगों ने EMT में बहुत अच्छे से पढ़ा था और वहाँ पे देखा था कि अगर किसी पर्टिकुलर सिस्टम का टोटल चार्ज 0 है तो हम लोग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट 0 आता है तो हम लोग क्वाड्रपोल मोमेंट की बात करते हैं। सो आपने जब मतलब अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना तो आपने देखा होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात नहीं करते हैं जनरली, हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रपोल मोमेंट की बात करते हैं। जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे क्वाड्रपोल मोमेंट की बात करते हैं या फिर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं। क्लियर, इतनी चीज़ हम लोगों ने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन की थी। अभी इतना 0 क्यों होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब यहाँ पे हम लोग पैटी और टाइम रिवर्सल जो प्रॉपर्टी है हमारी, अगर इस पर्टिकुलर ऑपरेशंस की बात यहाँ पे करते हैं तो ये वैलिड नहीं होता है। अब ये वैलिड क्यों नहीं होता वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट एक जो फंडामेंटल इसका रीजन होगा वो मैं बता दे रहा हूँ।
कि जो पहला है वो हमारा ये कि हमको पता है न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो जो कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं। और स्ट्रांग फोर्सेस जो होते हैं इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो न्यूक्लियस है इज गवर्न बाय द सिमेट्रिकल फोर्सेस एंड इट इज स्पिनिंग, ओके, एनी एंड लूप साइडनेस एवरेज आउट टू बी जीरो। ओके, सो ये सिंपल सा आपका मतलब अगर पढ़ा जाए सेंटेंस तो नहीं समझ में आ रहा, बट मैं इसको डिटेल में ले जा रहा हूँ। इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पैरिटी कंजर्वेशन, क्योंकि पैरिटी कंजर्वेशन से मैं दोनों चीज़ें बता सकता हूँ कि मेरे पास कौन सा मूवमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, देख लेते हैं। सो मेरे को इतना पता है कि किसी पर्टिकुलर अगर मैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात करूँ, जब लोग मोमेंट की बात करते हैं तो हम लोग पैरिटी से डिफाइन करते हैं। ओके, सो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोल के रिगार्डिंग अगर मैं पैरिटी लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ -1⁻L। ठीक है, एल हमारा क्या है, एंगुलर क्वांटम नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, मान के चलो मेरे पास एक जो इलेक्ट्रिक पोल है, फिर या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रपोल मोमेंट, इन जनरल मैंने मान लिया कि हमारे पास एक ऑपरेटर है जो फाई है, जो कि बताएगा कि हमारे पास कौन सा मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। या कह सकता हूँ कि ये कनेक्टेड है किसके, इनके करने। तो मैंने वही लिखा कि ये ऑपरेटर जो है वो किसी पर्टिकुलर मोमेंटम या मोमेंट के करस्पॉन्डिंग ये ऑपरेटर मेरे को डिफाइन है, जिसको मैंने फाई लिख लिया। अगर मैं यही चीज़ इलेक्ट्रिक के लिए लिखूँ तो ये होता है, मतलब इसकी पैरिटी ये होती है। अगर यही चीज़ हम मैग्नेटिक के लिए लिखता हूँ तो उसकी पैरिटी ये होती है। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा, मेरे को ये पता है कि जब कभी भी हम किसी कह सकते हो कि ऑपरेटर की बात करते हैं तो उसके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे को पता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अगर मेरे को इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को मेजर करना है किसी स्टेट में तो ये डेफिनेशन मेरे को पता है। क्लियर है चीज़, हम लोग एक्सपेक्टेशन निकालते हैं ना किसी पर्टिकुलर स्टेट के करस्पॉन्डिंग, तो ये चीज़ हमारे पास पहले से डिफाइन है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर का किसी स्टेट में तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से हम लोग मेजर करते हैं, गॉट इट। और ये चीज़ अगर नॉन जीरो आती है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में ये मेजर हम लोग कर सकते हैं, गॉट इट। मतलब मेरे को रिजल्ट कुछ फाइनाइट मिलेगा। अब अगर मान के चलो ये नॉन जीरो है, मतलब रिजल्ट इसको मिल रहा, ये किस कंडीशन में मिल सकता है देख लीजिएगा। ये तभी मिल सकता है जब ये मान के चलो हमारा कैसा इवन फंक्शन है, क्योंकि हम लोग रेंज ले रहे हैं पूरा स्पेस, और मेरे को ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये जो फंक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इवन फंक्शन। क्लियर है इतनी चीज़। अब किसी स्टेट में जब हम लोग कोई चीज़ मेजर करते हैं तो मेरे को पता है ये जो चीज़ है तो प्रोडक्ट वाइज क्या है हमारे पास, ये इवन आती है। ठीक है, तो ये पोजीशन वाला तो मेरे को इवन पैरिटी देता है या इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर इसकी बात करूं तो मेरे को पता दो फंक्शन इवन तभी हो सकते हैं उनका प्रोडक्ट जब पहला इवन हो दूसरा भी इवन हो। क्लियर इतनी चीज़। सो अब इसको इवन अगर होना है, आप खुद सोचिएगा, अगर इसको इवन होना है तो इसके पास जो पैरिटी होगी वो कैसी होगी, इवन होनी चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना, ये वाला जो चीज़ वो अंडर दी पैरिटी डिफाइन कर रहे हैं, तो अंडर दी पैरिटी ये वाला फंक्शन भी इवन होना चाहिए था। तो फॉर दी दिस पर्टिकुलर थिंग इवन तभी पैरिटी हो सकती है जब एल की वैल्यू कैसी हो भाई, इवन हो। अगर एल की वैल्यू अगर ऑड होगी तो यहाँ पर कह सकते हो कि ये वाली जो क्वांटिटी है या फिर ये जो वाला मोमेंट है वो हम लोग यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एल की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो कितनी करेगी, इवन, मतलब 0, 2, 3, 4 एंड 6 ऐसे ऐसे करके हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आपको जो मिलते हैं रिजल्ट वो आपको E2 मिलता है, E4 मिलता है, E6 मिलता है, ऐसे करके आपको मिलते हैं जब ट्रांजिशन आप लोग देखते हो, है ना। बट आपने E1 तो नहीं देखा होगा ना। तो ये रीजन आपका यही है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो वो कितना आता है, 0 आता है। क्लियर इतनी चीज़, तो यहाँ से भी वो आइडिया लग जाता है कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ जाती है, और यहाँ से जो आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन वो हमारा ऑप्शन सी आ जाता है। नाउ वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया था कि आपको जो मतलब गिवन था वो गिवन था कि आपके पास जो रेंज है न्यूक्लियर फोर्सेस की बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पायोन्स के एक्सचेंज की वजह से जो भी आपके पास जो रेंज गिवन है वो कितनी है हमारे पास, 1.4 फर्मी। लेकिन अगर मान के चलो, उन्होंने इसमें बोला गया पायोन्स का भाई मास इतना है, अगर मान के चलो रो मीजन अगर एक्सचेंज कर रहा है ना, रो मीजन अगर एक्सचेंज कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको रेंज बतानी थी, जबकि उसका मास जो है कितना दिया है, 770 मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सेंटीमीटर को, वो C², सॉरी। क्लियर इतनी चीज़, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए फिलहाल के लिए। उनका एक्सचेंज हो रहा है, मतलब रो मीजन पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो
कितना आएगा, उसका रेंज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेंज देख लेते हैं फोर्स की। सो नॉट ए बिग डील, मैंने इसके बारे में बताया था कि आपका जो फॉर्मूला यूज होगा रेंज के रिगार्डिंग कौन सा होगा, ये चीज़ हम लोगों ने बताई थी, है ना। सो ये मेरे को ये मालूम था कि ये क्वेश्चन में गिवन था किसके रिगार्डिंग, ये रिगार्डिंग था पायोन्स के, ठीक है। ये मेरे को पता था पहले से। बट जब मैं रो म्यूसन की बात करता हूँ तो मेरे को इसका मास पता है और रेंज मेरे को निकालना था, तो मैंने ये फार्मूला देखा था कि मेरे को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से एक एक्सप्रेशन मालूम है एनर्जी और टाइम में। और मेरे को ये भी मालूम है कि हमारे पास जो री म्यूसन है वो आपके पास कह सकते हो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स हैं, तो उनकी जो स्पीड है हम लोग सी के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू हो जाएगा रेंज अपॉन सी, तो ये रेंज अपॉन सी रख दिया और यहाँ पे एम सी स्क्वायर जो कि इसकी एनर्जी है, मास एनर्जी। तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर रख दिया। यहाँ से जो रेंज का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है ये। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एच क्रॉस सी की वैल्यू पुट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी, और एम सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 770। सो यहाँ से 770 पुट करता हूँ, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, बचा कितना फर्मी। तो इतना सिंपल सा आपको 197.3 डिवाइड बाई 770 करना था, तो इसका आंसर आ जाता था कितना 0.256 फर्मी। तो जो कि ऑप्शन इस पर्टिकुलर कह सकते हो कि 0.256। ओके, सो ये आपका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। नाउ वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया था कि जब आप ड्यूट्रॉन पढ़ते हो ना, तो ड्यूट्रॉन के करस्पॉन्डिंग कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज़। तो वो मैंने एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में बताया है कि ड्यूट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी, तो आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। सो ये ड्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप इसको आसानी से टिक कर सकते हो। बोला गया था कि आपके पास जो नेचर है न्यूक्लियर फोर्स का, वो टेंसर कंपोनेंट मतलब टेंसर नेचर का शो करता है, और ये किसके रिगार्डिंग बोल रहा है, वो ड्यूट्रॉन के रिगार्डिंग बोल रहा। तो आपको बताना था कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस या फिर जो रिजल्ट है वो किस पर्टिकुलर क्वांटिटी से हमको पता चलता है। तो जिसने आप ड्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, याद होंगी, तो उसको पता है डायरेक्ट कि ये जो चीज़ आती है वो आती कहाँ से, क्वाड्रपोल मूवमेंट से। क्वाड्रपोल मूवमेंट ड्यूट्रॉन का जीरो नहीं होता है, और वहाँ पे कैसा पॉजिटिव निकल के आता है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू निकल के आती है। तो मेरे को फिर समझ में आ जाता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है इनके आपस में जो फोर्सेस लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्सेस लग रहा, वो एक टेंसर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप लोग डायरेक्ट टिक कर दोगे कि इसके पास नॉन जीरो क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है, इसलिए कह सकते हो कि जो टेंसर नेचर है वो देखने को मिलता है। क्लियर है। तो इसको मैं ज़्यादा वो डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस मेरे को इतना पता है कि इसका क्वाड्रपोल मूवमेंट कितना होता है, जीरो और पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इसकी जो शेप भी है वो प्रोलेट की तरह आती है, ठीक है। नाउ अब ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जो दिसंबर 2024 में पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था, नॉट अ बिग डील, इसमें कुछ बड़ा कुछ था नहीं। अगर थोड़ा सा ऑप्शन वाइज जाते तो भी आपका आंसर निकल आता। कैसे देख लेते हैं। बोला गया था कि द मास ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पोलोनियम लीड दिस पर्टिकुलर, ठीक है, इनके मासेस गिवन थी, गॉट इट। और बाइंडिंग एनर्जी किसकी पता थी, अल्फा की पता थी। फिर उन्होंने बोला कि आपको बाइंडिंग एनर्जी पता करनी है इसकी और क्यू वैल्यू पता करनी है एक रिएक्शन की जो कि अल्फा डिके की, किसका, इसका। तो ये 3 चीज़ आपको पता करनी थी। क्लियर है। तो क्यू वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं। अगर बाइंडिंग एनर्जी पता है आपको, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अब मेरे को बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी मेरे को पता था, कैसा था, जेड एम पी प्लस जेड माइनस एन, वो ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस का मास ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। और इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट निकल आएगी, बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट निकल आएगी। अब मेरे पास सारी चीज़ें पता है कैसे, जैसे कि मेरे को इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, इसकी निकाल लो आप, किसी एक की निकाल लोगे तो आपके पास समझ में आ जाएगा। जैसे इसका निकालना है 210 PO 84 का, इसका निकालना मेरे को, तो आप कैसे निकालोगे मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। सो ये चीज़ मैं मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कैलकुलेट करो, और इसके बाद फिर अगर आपने एक कैलकुलेशन कर ली तो आपके पास ऑप्शन निकल के आ जाता है। कैसे देखो, तो इसमें कैसे करना है आपको, इसमें आपको जो फॉर्मूला लगाओगे जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें जेड कितने हैं, इसमें जेड कितने बेटा 84, मास कितना है प्रोटॉन का, या फिर कह सकते हो कि इसका गिवन था कितना एम में इतना। तो ये चीज़ यहाँ पुट करोगे, कर लोगे 1.78। इसी प्रकार ए माइनस जेड मतलब 210 में से 84 माइनस करोगे तो जो क्वांटिटी आएगी आपको यहाँ लिखना, और इसका मास लिखना कितना 1.0087, गॉट इट। और फिर इसका न्यूक्लियस का मास कितना गिवन था, इसके रिगार्डिंग वो आपके पास ये गिवन था। तो ये चीज़ आप पुट करोगे और आपको मल्टीप्लाई कर देना किससे 931.5 से लास्ट में। तो आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी मैं बता दे रहा हूँ, वो बाइंडिंग एनर्जी आएगी इतनी, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन करनी, बाकी आपका आंसर आ जाए कैसे। तो आप देख सकते हो कि इतनी जब आएगी तो आपके पास ऑप्शन ये और ये मैच हो रहा, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है, ये और ये। तो सेकंड ऑप्शन में आपको किसकी कैलकुलेट करनी है, इसकी कैलकुलेट करनी है, कर लोगे सिमिलरली। फिर आपको करना क्या, कैलकुलेट क्यू वैल्यू। तो जब आप कैलकुलेट करोगे इसकी
तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएगा, बचेंगे ये दोनों ऑप्शन। अब इसमें फाइनल क्या है आपका कि इसकी एनर्जी एक ही पॉजिटिव है एक ही नेगेटिव है, जब हम लोग क्यू वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, अल्फा डिके रिएक्शन की। तो देख लेते हैं। तो मैं इस वाली पर्टिकुलर चीज़ का कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। क्यू वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा। तो क्यू वैल्यू ऑफ द अल्फा डिके निकालना है इसका। तो मैं रिएक्शन लिखता हूँ तो यहाँ से आपके पास जेड में जो डिक्रीमेंट होता है वो 2 का होता है, तो 82 आ जाएगा, जो कि लेड का आपका एटॉमिक नंबर है। मास इसका 206 है और आपके पास ये अल्फा निकल जाता है जो कि 2He4 है। अब मेरे को पता है क्यू वैल्यू कैसे लिखते हैं, मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड कौन कौन सा हमारा, प्रोडक्ट साइड हमारा लेड है और आपका एक अल्फा पार्टिकल है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ उनकी बाइंडिंग एनर्जी की। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी मैंने निकाल ली, इसकी मेरे को पता है, क्वेश्चन में गिवन थी, और ये भी मैंने कैलकुलेट कर ली थी इसकी, है ना। सो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब ये चीज़ करता तो मेरे पास आ जाता +5.92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, क्यू वैल्यू अगर नेगेटिव है इसका मतलब एनर्जी गेन हो रही है उस रिएक्शन में। गॉट इट, ये चीज़ पता है। तो इस तरीके से हम जब ऑप्शन मैच करते हैं ना, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। कर लोगे इतना। तो इस तरीके से 2024 का क्वेश्चन हो जाता है। अब 2025 का क्वेश्चन देखो, जून का बहुत आसान आया था। इसमें क्या बोला गया था कि आपके पास एक एक्स आपका रेक्टेंट है और ये आपका वाई प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन में सब कुछ गिवन थे, सिंपल पूछा था एनर्जी कितनी रिलीज हुई। तो अब ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम लोग जब भी एनर्जी रिलीज और गेन की बात करेंगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन किसी करेंगे, क्यू वैल्यू की। तो क्यू वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हमको निकालना था, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्स की और पर न्यूक्लियन वाई की भी गिवन थी, कितनी 7.6 और 8.5। कर लेते हैं कैलकुलेशन, नॉट अ बिग डील। सो ये हमारे पास रिएक्शन थी, ये बायोडाटा इसका गिवन था। ध्यान रखिए ये पर न्यूक्लियन है। और अगर मैं क्यू वैल्यू की बात करूँ तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब इनके मास नंबर भी गिवन थे, अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो। इसका मास नंबर ए 120 है और इसका कितना 240 है। सो इसमें क्या करता हूँ, क्योंकि पर न्यूक्लियन गिवन है, मेरे को टोटल चाहिए था, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करूँगा। तो प्रोडक्ट में हमारा वाई है, ऐसे कितने हैं, 2 हैं, 2 लिख दिया। पर न्यूक्लियन कितनी थी बाइंडिंग एनर्जी 8.5, मास नंबर कितना है 120, इसी पे का रेक्टेंट में 240 मल्टीप्लाई बाई 7.6। ये कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यू कैसे निकल के आती है, नॉन जीरो मतलब पॉजिटिव। तो एनर्जी रिलीज हुई है और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपके पास कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए इसका आंसर 216 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारा हो जाता है नेट के क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट के। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गेट पीआईक्यू। अभी तक हम लोगों ने नेट वाले कंप्लीट कर लिए। सो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो गेट 2000 या फिर 2000 में पूछा गया था। इसमें बोला गया था कि आपको बतानी मीन मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियर इन अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर, मतलब जो आपका मोमेंटम है वो मास नंबर पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सो मैंने प्रॉपर्टी में सबको बता दी, मतलब सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा, बट फिर भी हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये जो बार बार आपने देखा होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बार बार, तो वो हो रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, रिगार्डिंग द पोजीशन एंड द मोमेंटम। सो हम लोगों ने ये फार्मूला यूज किया। अनसर्टेनिटी मैक्सिमम इन पोजीशन हमारी रेडियस के बराबर हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिलेशन निकल के आता है वो निकल के आता है मोमेंटम और पोजीशन में कैसा, इस तरीके से है ना, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और r मेरे को पता है, रिप्लेस कर सकता हूँ r0 a की पावर 1/3 से। तो यहाँ से P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, और यहाँ से कह सकता हूँ कि P की पावर वो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर -1/3। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़। सो नाउ वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2, जो गेट 2003 या 2003 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जो मासेस गिवन थे वो मासेस गिवन थे हाइड्रोजन एटम या फिर प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और यूरेनियम का इन एएमयू, ये हमारे पास गिवन था। नाउ नेक्स्ट पूछा गया था कि आपको बाइंडिंग एनर्जी बतानी थी इस पर्टिकुलर यूरेनियम की, और बोला गया था कि आपको जब बाइंडिंग एनर्जी आप निकाल रहे हो तो एएमयू को बराबर किसके पुट करना है आपको, 931.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको कैलकुलेट करनी थी इसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है, अभी तक आप लोगों ने किया है। तो अगर किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी हमको पता करनी है तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इसलिए हम लोग इस पर्टिकुलर कह सकते हो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे चेक करना है आपको जेड की वैल्यू और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू। सो ये आपके पास क्या है, जेड है, और ये आपके पास ए मास नंबर है, और ये आपके पास ये न्यूट्रॉन आ जाएंगे सिंपली ए माइनस जेड से।
ओके, इतना जब मैं करता हूँ और इसमें वैल्यू पुट करता हूँ मास की, सारे मासेस मेरे को गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन थी, इसकी वैल्यू गिवन थी और इसकी वैल्यू भी गिवन थी। ओके, सो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 1804 इंटू 58, और ये जो मैच करती है वो मैच करती है इस पर्टिकुलर ऑप्शन डी से। क्लियर है इतनी चीज़? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था कि जो आपका न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो किस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, किस पे प्रोपोर्शनलिटी, मतलब किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने ये शॉर्ट नोट्स में ही बताया था, फिर भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं कैसे। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस हमको पता करना है, और मेरे को पता था मतलब चार्ज डेंसिटी या मास डेंसिटी इसकी कांस्टेंट होती है, तो उस वाले कॉन्सेप्ट से भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जाएँ, क्योंकि हम लोग ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट में हम लोग जो शेप की बात करते हैं वो न्यूक्लियस की कैसी होती है, स्फेरिकल। और किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर न्यूक्लियस में जब रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास नंबर। तो यहाँ से देख सकते हो कि वॉल्यूम को अगर हम लोग मास नंबर से कनेक्ट करना चाहें तो वो डायरेक्ट आ जाता है कितना, A⁻1/3। क्लियर है? 1/3 का अगर हम लोग 3 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, मास नंबर से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग थर्ड के बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, गेट 2004। इसमें बोला गया था कि फॉर्म फैक्टर आप लोग इस तरीके से लिखते हो जब हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग की बात करते हैं, और चार्ज डेंसिटी आपकी ये है। फिर बोला गया था कि आपको बताना फॉर्म फैक्टर अगर चार्ज डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, डेल्टा फंक्शन। क्लियर है? तो वही बोला गया कि ए डेल्टा फंक्शन फॉर चार्ज डेंसिटी अगर गिवन है तो आपको फॉर्म फैक्टर बताना था। तो यहाँ पर जो आपके पास चार्ज डेंसिटी है वो किस तरीके का फंक्शन है, एक डेल्टा फंक्शन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्म फैक्टर कितना आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्कैटरिंग ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन था, और जब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फार्मूला, ये मैंने बताया भी था। अब ये कहाँ से आया, ये सिंपल सी चीज़ आप पुट करते हो मोमेंटम ट्रांसफ़र का, सारी चीज़ें पुट करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। क्लियर है चीज़? और मेरे को ये चीज़ भी पता है कि मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू है फिर एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर अगर मेरे पास ये गिवन है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालता हूँ ये मेरे को पता है। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास एक नॉर्मलाइज्ड चार्ज डेंसिटी है, और ये हमारे पास रो जो थी वो चार्ज डेंसिटी हमारी कैसी नॉर्मलाइज्ड है फंक्शन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं एवरेज वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास एवरेज वैल्यू का ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और कैलकुलेट करता हूँ। मेरे को पता है ये जो फंक्शन है वो कैसा डेल्टा फंक्शन है, यहाँ पे डेल्टा फंक्शन पुट करता हूँ मैं। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन, अगर हमारा डेल्टा फंक्शन इन्वॉल्व है तो मेरे को पता है अगर कोई फंक्शन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे डेल्टा क्यू R-R0 है तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है FR0। और अगर R0 इस पर्टिकुलर रेंज में, इसके रेंज के बीच में है, तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। अब मेरे को इतना पता है कि यहाँ पर जो FR है मतलब फंक्शन ऑफ R है वो कितना है, डेल्टा QR ये है ना। अगर मैं इसके R0 की बात करूँ तो R0 कितना है इस पर्टिकुलर जगह पे, कितना 0 है। सो मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन हमारा R है अगर इसमें R0 की वैल्यू पुट करूँगा, मतलब 0 पुट करूँगा R की जगह, तो इसका फंक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है, अगर हमारे पास डेल्टा फंक्शन कितना है, इतना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। और इस वैल्यू पर इस पर्टिकुलर फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास जो कह सकते हो कि जो फॉर्म फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, यूनिटी 1 आ जाएगा। और अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन आ जाएगा ए। क्लियर है? तो इस तरीके से गेट 2004 का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है गेट 2006 का। 2006 में पूछा गया था कि आपको बताना है कि बाइंडिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड का ऑर्डर अगर हम लोग पर न्यूक्लियन की बात करें, ठीक है, तो किसी न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग हमको बाइंडिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड बताना था। सो नॉट अ बिग डील, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए जब हम लोग एक ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, ग्राफ पढ़ते हैं। ये आप लोग कैलकुलेट करते हो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से भी, और बाकी आपने एक्सपेरिमेंटल ग्राफ भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी का जो कह सकते हो कि स्टेबल न्यूक्लियाई है वो हमारा मैक्स मतलब मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा है, वो आयरन होता है, Fe से डोनेट करते हैं। इसके रिगार्डिंग जो मास नंबर है वो हमारा 56 होता है। और अगर हम लोग बात करें इसके रिगार्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की तो वो कितनी होती है, 8.8 अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू आती है। तो ये मोस्ट स्टेबल अगर हमारा इतना है, ठीक है, तो क्वेश्चन में यही बोला गया था कि जो आपको बताना था वो बताना था इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड बताना था, या ऑर्डर बताना था बाइंडिंग एनर्जी का। तो अप्रॉक्सीमेट कितना होना चाहिए, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना तक जा सकता है हमारा। सो कह सकते हो कि ये किसके क्लोज है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्लोज है। बाकी जो आप लोग देख सकते हो ये वाली जो एनर्जीज हैं ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से जो न्यूक्लियस बंधे रहते हैं, और हमको बाइंडिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब इतनी एनर्जी सफिशिएंट चाहिए कि इस पर्टिकुलर
फोर्सेस में जो बंधे हुए न्यूक्लियॉन्स हैं वो ब्रेक हो जाए। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सफिशिएंट नहीं है उन पर्टिकुलर फोर्सेस या उस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को कंपेंसेट करने के रिगार्डिंग, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए और बी और सी जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आएगा। इतनी बात क्लियर है। सो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। नाउ वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 6 2008 का क्वेश्चन जो है, इसमें बोला गया था कि आपके पास एक ऑक्सीजन न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर आपके पास 16 है, और इसका अगर मैं वॉल्यूम लिखूँ तो वो मेरे पास वॉल्यूम इतना आता है। अगर मान के चलो हम एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिजिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का हमको वॉल्यूम बताना था इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के वॉल्यूम के। ठीक है, सो मतलब इस यूनिट में हमको ये डिफाइन करना था इसका वॉल्यूम। सो नॉट अ बिग डील, हम लोग वॉल्यूम बहुत अच्छे से निकालते हैं। तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला जो है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल शेप की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं ये, है ना। तो ये तो हमारा किसके लिए डिफाइन, मतलब इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू हमारी बी गिवन है। अब मेरे को इसके रिगार्डिंग चीज़ें लिखनी है, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, 4/3 पाई, और इसका आर कितना होगा इसका इन टर्म्स ऑफ मास नंबर, ये लिख सकता हूँ। क्लियर ये चीज़। तो मेरे पास बी प्राइम की वैल्यू आ जाती है इतनी। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 128। अब मेरे को अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे को गिवन क्या था, मेरे को गिवन था बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, और आर क्यू की जगह में आर नॉट ए की पावर 1/3 पुट करता हूँ, तो कितना आता है देख लेते हैं, 4/3 पाई आर नॉट। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ताकि ये चीज़ जो मैंने लिखी है यहाँ पे समझ में आ जाए। ओके, सो आप लोग चाहे ये कर सकते हो, और ये एक चीज़ हमको ये पता है, इसको एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ मास नंबर 4/3 पाई आर नॉट की पावर क्यू ए की पावर 1। एक हमारे पास वॉल्यूम ये है, एक वॉल्यूम ये है, इसको इससे डिवाइड कर दो तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ये। क्लियर ये चीज़। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, सो नॉट अ बिग डील। नाउ वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ईयर पूछा गया था 2009 में। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, पढ़ लेते हैं, बहुत आसान था, बट लास्ट में पूछा गया था कि मास ऑफ द न्यूक्लियस बताना है। अगर बाइंडिंग एनर्जी प्रेजेंट पता हो आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता हो, उनके मासेस पता हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मास ऑफ न्यूक्लियस का। क्लियर ये चीज़। तो बहुत ही आसान था। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस का हम लोग फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं ना, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। अब इसने आपने ये चीज़ पूछी है, ये कितनी होगी, तो सिंपल सा ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट है, तो यहाँ से ये इस तरफ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी इधर जाएगी, तो हम लोग कर लेते हैं, ये हो गया, और सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा सारे के, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा किसका, कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस। और यही पूछा था, मास ऑफ द न्यूक्लियस पूछा गया था। तो जब भी आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन में चूज करते हो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सी। क्लियर ये चीज़, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे वही चीज़ करना था, A-Z की जगह उन्होंने एन यूज किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलो इतना तो हो गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला था, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा है, मतलब इसमें ईयर नहीं लिखा है, बट ये गेट का ही क्वेश्चन था। इसमें बोला गया था कि आपके पास एक प्रोटॉन है जो कन्फाइंड किया गया है इस पर्टिकुलर बॉक्स में या इस पर्टिकुलर पोटेंशियल में, जिसकी साइड लेंथ कितनी है 10⁻⁻12, और बताना था कि इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बस इतना बताना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा हमको क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ रिजल्ट्स मालूम होने चाहिए। क्या क्या, कि क्यूबिकल बॉक्स बोला गया है, तो हम लोग बंडी बॉक्स में बात करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल होता है कितना होता है, 0, इसके बाहर इन्फिनिटी। तो 3D बॉक्स में भी ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अगर पोटेंशियल हमारे इसके अंदर 0 है तो टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर उसके। और मेरे को ये भी पता है कि अगर मिनिमम निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब ये जो एनर्जी है टोटल वो भी मिनिमम होनी चाहिए। तो 3D बॉक्स के लिए जो हम लोग एनर्जी लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब क्वांटम नंबर जो एन है वो हमारी 0, 1, 2, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकती है। सो मिनिमम अगर एनर्जी मेरे को चाहिए तो ये फिक्स है, 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 ये चीज़ चेंज हो सकती है। तो मिनिमम कितनी हो सकती है इसकी वैल्यू 1, 1। ठीक है, सो इसमें 1, 1 वैल्यू पुट करता हूँ तो ये मिनिमम एनर्जी आ जाती है। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है बस, एच क्रॉस की जगह H/2 पुट करता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन में गिवन था वो वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, तो हमारे पास जो जूल में आंसर आ जाता है वो आ जाता है 9.9 × 10⁻17 जूल। क्लियर है, ये चीज़ कर लोगे आसान से। सो इस तरीके से ऑप्शन जो इसका है वो अपन ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। इसका लास्ट क्वेश्चन था, बहुत आसान था। इसमें पूछा गया था कि मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक वेट ए वेरीज दिस, एन की वैल्यू पता करनी थी। सो ये काइनेटिक एनर्जी और ए का रिलेशन था। सो ये इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोमेंटम का अगर पता चल जाता तो मैं एनर्जी का लिख सकता हूँ। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी आर है, तो यहाँ से पी के लिए आ जाएगा इतना, और यहाँ से मोमेंटम आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर आर
को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं आर नॉट ए की पावर 1/3 से, तो ये अपनी डिपेंडेंसी आ जाएगी किस पे, मास नंबर पे। तो मोमेंटम मास नंबर पे इस तरीके से डिपेंडेंट होता है। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे तो p²/2m से में इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का जो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी मास नंबर में, वो कितनी आ जाएगी, 1/a⁴2/3। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि ये बोला गया था ऐसे, तो इसलिए यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -2/3 और आंसर आ जाएगा माइनस का 0.67। गॉट इट। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा -0.67। क्लियर है, ये चीज़ आपको पुट करनी थी विद नेगेटिव साइन, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से गेट के क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट सेक्शन में बात करने वाले हैं अब हम जेस्ट की। ओके, सो अब डिस्कस कर लेते हैं जेस्ट के PYQ इस पर्टिकुलर यूनिट या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेस पे इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, ये पूछा गया था जेस्ट 2013 में। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इसके बाद ऑप्शन चेक करना था। क्वेश्चन ये था कि अगर लोग हमारे पास एक यूरेनियम एटम है और हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग उसकी बाइंडिंग एनर्जी को, तो बताना था इस बाइंडिंग एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम लोग दो फैक्ट या फिर दो फीचर्स देखें। पहला देखें, अगर हमारे पास स्क्रीनिंग है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट है ड्यू टू अदर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से, तब बाइंडिंग एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर मान के चलो फाइनाइट एक्सटेंट हो रहा न्यूक्लियस का, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी देखनी है, k सेल इलेक्ट्रॉन की। तो मेरे को ये पता है कि k सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि नियर है, पास में है। अगर पास में है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब क्या, बाइंडिंग एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा, तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है इसका मतलब क्या, बाइंडिंग एनर्जी हमको कम देनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि इसकी वजह से एक रिपल्सन फोर्स लगेगा जो इस इलेक्ट्रॉन को कह सकते हो कि रिपेल करेगा, मतलब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा ड्यू टू द स्क्रीनिंग, तो बाइंडिंग एनर्जी हमको कम प्रोवाइड करानी पड़ेगी, कह सकते हो कि एनर्जी हमको कम प्रोवाइड करानी पड़ेगी, इसको कह सकते हो कि नॉकआउट करने के रिगार्डिंग। तो कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फीचर्स की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई एक आंसर होगा। क्लियर ये चीज़। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फाइनाइट मास है उसके रिगार्डिंग क्या होगा। ये फैक्ट था, ये फीचर्स था कि अगर मान के जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस के पास अगर फाइनाइट मास है, मतलब इनफाइनाइट मास नहीं है, ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस अब क्या है, एक फाइनाइट मास रखता है, नॉट अ पॉइंट चार्ज। तब क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सो अब दो केसेस है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब यहाँ पे केसल वाला इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक फाइनाइट सेप है इसका, किसका, न्यूक्लियस का। ये कह सकते हो कि यहाँ पे पहला केस हमारा जब हमारा बहुत पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे एक फाइनाइट रीजन पे हमारा इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप खुद सोचिएगा कि अगर मान के चलो पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं किसी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो मेरे को ये मालूम है कि जैसे जैसे अब के सेल हमारे क्या बहुत करीब है, ठीक है, के सेल हमारा बहुत करीब है और यहाँ पे के सेल भी हमारा बहुत करीब है। अब यहाँ पे चार्ज हमारा कैसा है, ये फैला हुआ है, मास इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे मास हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है और कह सकते हो कि चार्ज हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। तो इस वाले केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे वो क्या, ज़्यादा लगेगा। और इस केस में क्या होगा कि फोर्स कम फील करेगा। कैसे, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर फाइनाइट चार्ज या फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन के पास में आता है, वैसे वैसे पोटेंशियल जो है इस पर कम फोर्स लगाएगा। इसका रीज़न आपको अच्छे से मालूम है, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो भाई, पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल के अंदर पेनेट्रेट करता है तो वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगता उस पार्टिकल में। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक ये पोटेंशियल है और एक ये पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज के रिगार्डिंग पोटेंशियल था, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बहुत डिफिकल्ट था। बट अगर ये चीज़ फाइनाइट है तो यहाँ पर वो कह सकते हो कि पोटेंशियल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में जब फाइनाइट चार्ज है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है जो फाइनाइट है, उस केस में इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा कम लगेगा और इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, या कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वही पूछा गया था कि अगर फाइनाइट कंसीडर कर लेते हैं तब बाइंडिंग एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप डिटेल में भी चीज़ें पढ़ सकते हो। क्लियर ये चीज़। ना बात कर लेते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया था भाई, इसमें बोला गया था कि अगर ये ओसनियम, आई थिंक देख लेना नाम इसका, बट OS189 वाले की जो रेडियस है उसकी 1/3 रेडियस अगर किसी न्यूक्लियस की है तो वो न्यूक्लियस से बताना था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी न्यूक्लियस R है तो एक ऐसा यहाँ पे न्यूक्लियस बताओ जिसकी रेडियस इसकी रेडियस की 1/3 हो, ये आपको बताना था। नॉट अ बिग डील, जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा हम लोग लिख लेते हैं।
मेरे पास ये चीज़ पता है, मैंने मान लिया कि इसकी रेडियस इतनी है। अब मेरे को न्यूक्लियस पता करना है एक ऐसा जिसकी रेडियस इसके 1/3 के बराबर हो। कर लिया मैंने। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ मास नंबर मल्टीप्लाइड बाई आर नॉट से। तो ये फार्मूला है, मास नंबर इसके 189 यहाँ पुट कर दिया, और इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ऐसे लिख सकता हूँ, कांस्टेंट कैंसल आउट हो गया, मास नंबर यहाँ पे इसका बचा, इसका बचा, ठीक है। सो यहाँ से मैं जब निकालता हूँ मास नंबर, तो मास नंबर निकल के आता है कितना, 7। और जब मैं ऑप्शन चेक करता हूँ तो यहाँ पे जो मास नंबर है वो कितना है, 7 है ऑप्शन ए में। तो इस तरीके से कह सकता हूँ कि वो एक ऐसा न्यूक्लियस जो कि लिथियम है। क्लियर ये चीज़। सो ना वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर टिफर में, टिफर वाले सेक्शन में हम लोग यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। तो टिफर के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन आया था टिफर 2012 में। सो इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया था कि आपके पास एक प्रोटॉन है और हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी देकर वो एक्सेलरेट हो जाता है। तो उसको एनर्जी दी गई ई, और बोला गया कि आप ऐसा करो, आप ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की तरफ जाओ। तो ये शॉर्ट मतलब जाता है न्यूक्लियस की तरफ। यहाँ पर ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है। तो बोला गया था कि इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट द कूलम बैरियर, इसका जो कूलम बैरियर है, एंड द रीच द सरफेस ऑफ द ऑक्सीजन न्यूक्लियस, ई मस्ट बी एट लीस्ट। ओके, तो इसने ये बोला गया था कि अगर मान के चलो इसकी वजह से जो कूलम फोर्स लगेगा एक पर्टिकुलर रीजन में, तो वो आपको इतनी एनर्जीज को देनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर कूलम बैरियर को वो पार कर जाए और न्यूक्लियस जो ऑक्सीजन का उसकी सरफेस पे पहुंच जाए, ये प्रोटॉन। तो बताइए कितनी एनर्जी होनी चाहिए, क्वेश्चन ये था, ठीक है। नॉट अ बिग डील, सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन था, कर लेते हैं। तो जैसा क्वेश्चन बोला कि वैसा कर लेते हैं हम लोग। ये अब एक पर्टिकुलर के रीजन था, मतलब ये सरफेस है किसकी, ऑक्सीजन की। यहाँ से कोई प्रोटॉन आता है और बोला गया कि इतनी एनर्जी बताओ जो इसकी, कह सकते हो कि जो बैरियर है, कूलाम बैरियर है, उसको पेनिट्रेट कर जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा, मेरे को पता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कूलाम बैरियर का फॉर्मूला होता है वो हमारे इतना है, ठीक है। सो क्लियर है चीज़, हमारे पास ये एनर्जी, सॉरी ये फोर्स है, ठीक है, फोर्स है, सॉरी ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है। अब ये फोर्स है और इसके बाद हमारे पास कूलाम बैरियर जो हमारे पास थी, सॉरी ये कूलाम बैरियर है, सॉरी ये हमारे पास कूलाम मतलब पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हमारे पास 2 चार्जेज है और हमारे पास ये रेडियस है, और रेडियस मतलब डिस्टेंस है, ये हमारे पास सिंपल सा ये हमारा कांस्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर बैरियर को अगर पार करना है तो इसके बराबर हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो मैंने क्या कहा कि इसके बराबर हमने एनर्जी दे दी, कितनी पता नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं वैल्यू पुट करता हूँ। जैसे के की वैल्यू पुट की मैंने 1/4πε0। अब मेरे पास 2 चार्ज है, एक प्रोटॉन, इस पर आपका पोटेंशियल काम करेगा और इस पर पोटेंशियल काम करेगा, तो कितनी एनर्जी बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। तो किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इसमें चार्ज जब मैं देखता हूँ, इस ऑक्सीजन में जो चार्ज है वो कितना है, 8e, मतलब 8 प्रोटॉन का। तो 8 प्रोटॉन का चार्ज हो गया, वो कितना हो गया, 8e। और ये किस पे लगेगा, इस प्रोटॉन पे, तो आ जाएगा 8e²। इतना समझ में आ गया। अब सरफेस पर पहुंचना है, इसलिए इसका आर रखना पड़ेगा, रेडियस रखनी पड़ेगी। रेडियस को रिप्लेस कर देता हूँ इस फैक्टर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8e²। अब मेरे को पता है, ये चीज़ मैंने पढ़ी थी यूनिट वाइज, तो इसकी वैल्यू होती है 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे फर्मी मतलब ये यूनिट है, 8 यहाँ पर रखा है, 1.2 यहाँ पर है, 16 की पावर 1/3 यहाँ पर है। फर्मी से फर्मी कैंसिल हो जाता है। 8 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करता हूँ, डिवाइड बाई 1.2 करता हूँ, तो मेरे पास जो एनर्जी आती है वो आ जाती है 3.809। मतलब इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए थी उस प्रोटॉन के पास, अगर पेनिट्रेट करना है कूलम पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीजन। सो इस तरीके से हमारे जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.6। क्लियर है ये चीज़। इसका जो लास्ट था इस टॉपिक से, जो लास्ट टिफर का क्वेश्चन था, वो ये बोला गया था कि इस ग्राफ को आप लोग स्टडी करो, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। ये ग्राफ आपके पास गिवन था और इसमें जो एनर्जी थी बाइंडिंग एनर्जी, वो दी थी पर न्यूक्लियॉन्स, ओके, ये उन्होंने बोल दिया गया। और फिर बोला गया था कि आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 240 था। ये अंडरगोज मतलब फिजन प्रोसेस कंप्लीट कर देता है, मतलब 2 अपने छोटे छोटे पार्टिकल या डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। और बोला गया कि उन डॉटर न्यूक्लियाई का जो मास नंबर है वो 120 है। ऐसे 2 में टूटता है, ओके। फिर बोला गया था कि राइट डाउन द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड, कितनी एनर्जी निकली है। तो ऑब्वियसली जब ये ऐसी बात आ जाए तो हम लोग पढ़े थे कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्यू वैल्यू का। तो जैसा बोला गया वैसा कर लेते हैं। हमारे पास ये पेरेंट न्यूक्लियाई था, ये डॉटर में टूट गया। डॉटर हमारे पास एक्स और एक्स 2 तरीके के बने, इसका 120 था, इसका भी 120 था, ओके। इसके हमारे पास मान के चलो ये हमारे पास वाई था, ये 240 वाला टूटा था, ओके। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी कितनी निकली, मतलब क्यू वैल्यू निकालनी थी। तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट की हमारे पास ये है, ओके, मास नंबर पता है, लेकिन मेरे को बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ से पढ़नी थी। तो ग्राफ जो दिया था वो दिया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जब मैं 240 वाले के पास जाता हूँ, जैसे ये 200 है, 210
220, 230, 240। तो जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाता है इतना, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल चाहता हूँ तो इस ग्राफ में आता है ये वाला पॉइंट जो कि 7.5। तो मतलब इस 240 वाले के पास जो बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कितनी है, 7.5, सॉरी 7.5 है, ठीक है। इसी प्रकार जब मैं 120 के पास जाता हूँ, जैसे 150 है, 140, 130, 120, ठीक है। तो इसको जब मैं देखता हूँ तो ये इस ग्राफ यहाँ पे कंसीडर करता है। तो अगर मैं इसको मैच करता हूँ तो यहाँ से आती है 8.5, ठीक है। तो जो भी ये क्या पर न्यूक्लियन थी, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ग्राफ यहाँ से मेरे को एक चीज़ निकल के आती है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है फॉर द मास नंबर 120 वो कितना है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 240 के लिए कितना है, 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सिंपल से फॉर्मूले में पुट करना, हमको क्या करना, प्रोडक्ट कितने थे, 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इनका मास नंबर 120 था, 2 प्रोडक्ट थे, मल्टीप्लाई किया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, तो कितना 8.5, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट आ गई। इसी प्रकार मैं बात कर सकता हूँ टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, वो इतनी आ गई। इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो क्यू वैल्यू आती है वो निकल के आती है 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी हुई है, इतनी। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 240। गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये टॉपिक था, ठीक है, शुरू में मैंने बताया था कि जो हमारे पास टॉपिक है बेसिक न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज़, इसके हम लोगों ने चारों सेक्शन की बात कर ली है, नेट के क्वेश्चन की, गेट के क्वेश्चन की, जेस्ट की और टिफर की। गॉट इट। तो जहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई हैं आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ पूछ सकते हो। अगर वीडियो लगा ठीक सही तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर चाहते हो कि और भी वीडियोज़ पे मतलब और भी PYQs हम लोग कवर करें इसके, तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, बता दीजिएगा। आपके पास टॉपिक ये सारे हैं। तो सेकंड टॉपिक आपका कौन सा हो सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, बट वो होगा जब आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे तब। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट।